एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 के भूगोल और ये है अध्याय 4 और ये चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो ये चैप्टर में हम लोग पहाड़, पठार, मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। यह है पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूप। तो पहला आता है पहाड़, दूसरे नंबर पे आता है पठार, तीसरे पे आता है मैदान और लास्ट में आता है सागर। तो पहाड़ जो होता है वो नुकीला होता है। यहाँ देखिए, आपको देखने में भी नुकीला लग रहा है, संकीर्ण या नुकीला होता है। और पठार जो होता है वो सपाट होता है, यानी पहाड़ के बाद पठार आता है, उसके बाद मैदान आता है। मैदान क्या होता है? मैदान समतल होता है। तो पहले हम ये चैप्टर को थोड़ा पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, फिर इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले मैदान के बारे में पढ़ते हैं। प्राय नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार तथा पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते। मैदान जो होते हैं वो समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, लेकिन पठार या पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। यह प्राय एक ही प्रकार की मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन मूलक मैदान। तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। वे मैदान जिनकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है, अपर्दन मूलक मैदान कहलाते हैं। इसके अंदर आ जाते हैं जैसे में फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र के मैदान। दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण की क्रिया के द्वारा नदियों, हिमानी वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें निक्षेपण के मैदान कहते हैं, जैसे केरल के तट के मैदान, हंगरी का मैदान आदि। तीसरा नंबर पे है रचनात्मक मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक हलचलों द्वारा होता है, जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्गीय मैदान। तो ये मैदान के प्रकार हो गए। अब है यानी मैदानी जीवन के बारे में विशेषता दिया है, यानी मैदान की क्या क्या विशेषता है। तो मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। तो इसीलिए वहाँ मैदान में लोग जीवन यापन करते हैं। क्योंकि वहाँ भोजन, जल, आवास बहुत ही आसानी से मिल जाती है। परिवहन की सुविधाएं भी हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग सब आसानी से मिल जाता है, जो कि पहाड़ों या पठारों पर नहीं मिलता है। बिहार के अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसे मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाते हैं। यह पूरा मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पठार के बारे में। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है तथा उसके ऊपर के भाग सपाट होता है। यानी पठार का जो ऊपर का भाग होता है वो सपाट होता है, यानी चिपटा टाइप का होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर क्षेत्र में फैले होते हैं। यानी पठार की जो होती है वो लंबाई कितनी हो सकती है, ऊंचाई जो होती है उसकी कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकते हैं। हमारे देश में ढक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसके अच्छे उदाहरण। ये सब पठार कहाँ है? हमारे देश में। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। अगर सबसे संसार का ऊंचा पठार पूछ दिया जाए तो वो क्या है? तिब्बत का पठार। पामीर के पठार को संसार का छत कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे पर्वत के बारे में। तो पर्वतों के ऊपरी हिस्से सपाट नहीं होते हैं और वे आसपास के क्षेत्रों से बहुत संकीर्ण होते हैं। यानी वो संकीर्ण मतलब नुकीले होते हैं। ये लंबी श्रृंखला के रूप में भी फैले होते हैं। पर्वत जो होते हैं लंबी श्रृंखला, यानी यहाँ से इस टाइप से लाइन बाय लाइन लंबी श्रृंखला के रूप में फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचे होने के कारण कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और इनसे कई नदियां निकलती है। यानी कुछ पर्वत जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और उन्हीं पे बर्फ जमती है। अगर जो पर्वत थोड़ा नीचे होते हैं उन पे बर्फ नहीं जमती है। भारत में हिमालय पर्वत पर बर्फ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। तो भारत में कौन ऐसा पर्वत है? हिमालय पर्वत, जिन पे बर्फ जमी रहती है और उनसे कई सारी नदियाँ भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ भी वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। और अरावली पर्वत पे बर्फ नहीं जमती, लेकिन जब वहाँ बारिश का समय आता है, वर्षा होता है, तो वहाँ पर से नदियाँ निकलती है।
हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती। लेकिन हाल के दिनों में वहाँ भी तो बर्फ, तो ये दिया है, ये बातचीत है, तो इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, जो मेन है उसे को ही पढ़ेंगे। तो हम लोग पर्वत के बारे में ये जाने हैं कि पर्वत की ऊंचाई कम से कम कितनी होती है, 1000 मीटर से अधिक, यानी उनसे अधिक हो सकती है। और ढलान उनकी संकीर्ण होती है। और पर्वत का आकार जो होता है भी के आकार का होता है, यानी अगर हम वी बनाएंगे तो इस टाइप से उल्टा भी होता है, तो इसे ही पर्वत का आकार होता है। और अगर जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पहाड़ी। और जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर हो उसे हम लोग कहेंगे पर्वत। तो चलिए अब हम लोग पर्वत के कुछ प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पर्वत के 3 प्रकार है, वलित पर्वत, भ्रंशवत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। पहले हम लोग वलित पर्वत के बारे में जानते हैं। इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होती है, जैसे भारत का हिमालय पर्वत एवं दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत। तो ये सब आ गया वलित पर्वत के अंदर। क्या क्या हमारे भारत देश में हिमालय पर्वत जो है वो वलित पर्वत के अंदर आता है, और दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत जो है वो वलित पर्वत के अंदर आता है। तो देखिए बच्चों, जैसे हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 2 प्लेट है, जैसे एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे जो बहुत सारे अवसाद जमे हुए हैं। तो जो भारी अवसाद आते हैं तो उनके दब जाने के कारण क्या होता है, वलित पर्वत का निर्माण होता है। यानी कि 2 प्लेट जब टकराते हैं आपस में, मान लीजिए ये दोनों प्लेट टकरा रहे हैं, तो उनमें हल्का भाग जो होता है वो ऊपर को उठ जाता है। तो इस टाइप से भी के आकार का, उल्टे भी के आकार का जो होता है वो वलित पर्वत बनता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं। तो इस टाइप से वलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा है भ्रंशवत पर्वत। पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है, 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को भ्रंशवत पर्वत कहा जाता है। भारत का सतपुड़ा पर्वत इसका उदाहरण है। यानी कि भ्रंशवत पर्वत क्या है, जब पृथ्वी के अंदर आंतरिक हलचल यानी भूकंप आता है, आंतरिक हलचल होता है, तो पृथ्वी पे क्या दरारें पड़ जाती, दरारें जो पड़ जाती है तो 2 दरारों के बीच में जो एक भाग होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो उसी के द्वारा क्या होता है, भ्रंशवत पर्वत का निर्माण होता है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी से निकले लावा एवं अन्य पदार्थों के ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। यानी ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है और वो अन्य पदार्थों के साथ ठंडा होकर, ठंडा होने के बाद क्या होता है, जम जाता है, तो वो पर्वत को हम लोग कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। इटली का विसुवियस पर्वत इसका उदाहरण है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। यानी जिनकी ऊंचाई कम होती है उसे हम पहाड़ी कहेंगे। यानी कि 1000 मीटर से भी कम ऊंचाई वाले को हम पहाड़ी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे मैदानों, पठारों और पहाड़ों के बदलते चेहरे। यानी उन सब का बहुत ज़्यादा कमी हो गई, तो किन कारणों से उन सब की कमी हुई है हमें पढ़ना है। तो बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र, आवास की ज़रूरतें बढ़ी है। पहाड़ों पर लोग बसने लगे हैं, पर्यटक पहुंचने लगे हैं, वनों को काटा जा रहा है, इससे वहां प्रदूषण भी बढ़ा है। सड़क निर्माण के लिए इन्हीं पठारों और पहाड़ों को काटा जा रहा है, जिससे ये विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त क्यों हो रहे हैं, यही सब कारण से हो रहे हैं। भोजन, वस्त्र, आवास की जनसंख्या बढ़ी है तो क्या ये सब की जरूरत पड़ेगी ही। लोग पहाड़ों पर भी बसने लगे हैं, और क्या पर्यटक भी पहुंचते हैं, और वनों को काटा जा रहा है, वन को बहुत ज़्यादा विनाश हो रहा है, और प्रदूषण की समस्या बहुत बढ़ रही, वायु जल प्रदूषण। तो इन सब से क्या हो रहा है, ये सब विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी खत्म होते जा रहे हैं। मैदानों में परिवहन, जल, समतल भूमि की उपलब्धता के कारण कल कारखाने लगे हैं, जिससे आबादी काफ़ी घनी हो गई है। यानी आबादी क्यों घनी हुई है, क्योंकि मैदान पे ज़्यादा आबादी घनी है, क्योंकि वह हर चीज़ की सुविधा है। कल कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से है। पठार क्यों विलुप्त हो रहे हैं, क्योंकि कल कारखाने के लिए जितने भी खनिज हम लोग को सब पठार से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। इन सब की प्राकृतिक सुंदरता घटी है, पठारों का प्रदूषण बढ़ा है, और वन क्षेत्र घटे हैं। मैदानी भागों में सहज उपलब्ध भूजल का जबरदस्त उपभोग कृषि कार्यों में, कल कारखानों में एवं आवासीय कार्यों में हुआ है, इसलिए इनका दोहन हो रहा है। और मैदान का भी क्या दोहन क्यों हो रहा है, जब क्योंकि कृषि उत्पादन बढ़ रहा है, वहाँ कल कारखाने बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, और घर के बहुत आवासीय कार्य यानी घर, भवन निर्माण, इन सब से इनका दोहन हो रहा है। यही वजह है कि इन क्षेत्रों में भी भूजल का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे जल संकट पैदा हो रहा है। आने वाले दिनों में भी हमें गिरते भूजल स्तर की समस्या का जबरदस्त सामना करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुनें। पहला है, बिहार में सोन नदी किस तरह के क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो सोन नदी जो है मैदानी क्षेत्र, तो इसका मैदानी क्षेत्र हो जाएगा ग, इसका ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन दिया, उनमें से आपको एक को चूज करना है। दूसरा है, वाल्मीकि नगर बिहार के किस क्षेत्र में अवस्थित है? पश्चिमी क्षेत्र में या पूर्वी क्षेत्र में या दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तरी क्षेत्र में? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी क्षेत्र में, ख इसका सही आंसर होगा। तो थर्ड नंबर में, धान की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, तो इसका हो जाएगा चिकनी मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह होती है, पठार के ऊपर की जो सतह होती है वो होती है सपाट। तो 5 में है, पर्वतों के कितने प्रकार होते हैं? तो पर्वतों के 3 प्रकार होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं अभी। दूसरे में, खाली जगहों को भरे, बिहार का अधिकतर भाग डैश नदी के दोनों ओर मैदानी भाग के रूप में फैला है, तो यहाँ पे हो जाएगा गंगा। दूसरा में है, डैश को संसार का छत कहा जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे पामीर पठार। थर्ड में है, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को डैश श्रेणी कहते हैं, तो पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहा जाता है। शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख डैश पर्यटन स्थल के उदाहरण हैं, इसका हो जाएगा केंद्र। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण बढ़ती डैश है, बढ़ती जनसंख्या या आबादी, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मीन सेम ही होगा, तो हम आबादी लिख देते हैं। तो अब आया है थर्ड नंबर में, सही मिलान करें। भ्रंशोत्थ पर्वत, तो इसका हो जाएगा सतपुड़ा पहाड़ी, आप लोग भ्रंशोत्थ पर्वत में पढ़ लीजिएगा, ये आएगा। वलित पर्वत का हो जाएगा हिमालय। तीसरा है प्राचीन पठार का हो जाएगा ढक्कन क्षेत्र। 4 नंबर में, निक्षेपात्मक मैदान, इसका हो जाएगा हंगरी का मैदान। तो चलिए अब हम लोग इनमें क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। 5 क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैदानी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रायः नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानी क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे या नीचे हो सकते हैं, परंतु अपने समीपवर्ती पठार और पर्वत से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अपर्दन मूलक मैदान, दूसरा है निक्षेपण मूलक मैदान, तीसरा है रचनात्मक मैदान। मैदानी क्षेत्रों में जीवन यापन के लिए जल, भोजन, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं बहुत आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी मैदानी क्षेत्र में ये सब भोजन, आवास, परिवहन की सुविधा होने के कारण, सड़क मार्ग, रेल मार्ग होने के कारण क्या है, प्रसिद्ध है, और इसीलिए वो वहाँ लोग भी बसते हैं। तो ये क्या है, मैदानी क्षेत्र की विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क निर्माण कार्य किस क्षेत्र में आसान होगा और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा, सड़क निर्माण का कार्य मैदानी क्षेत्र में आसान होगा, क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्राय समतल भूमि का प्रदेश होता है। मैदानी क्षेत्रों को आसानी से उपयोग करके सड़क का निर्माण किया जा सकता है, और मैदानी क्षेत्र होने के कारण सड़क निर्माण का काम भी बहुत जल्द और आसानी से पूरा हो जाता है, एवं सड़क निर्माण करने में बहुत कम खर्च लगेगा। यानी मैदान की भूमि समतल होती है, इसलिए वहाँ सड़क निर्माण का बहुत आसानी से हो जाता है और कम खर्च में हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3rd नंबर का, पर्वत, पठार और मैदान के दोहन से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? यानी इस पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका दोहन किस प्रकार से, इनका आंसर देना है। तो बढ़ती जनसंख्या के कारण पर्वत, पठार एवं मैदानी क्षेत्रों का दोहन हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इससे प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ों, पठारों को भी काटा जा रहा है, जिससे यह विलुप्त होते जा रहे हैं। यानी सड़क के निर्माण के लिए पहाड़ को काट के ही सड़क का निर्माण किया जाता है, पहाड़, पठार जिससे चट्टान निकलते हैं और जिससे ये खत्म होते जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में परिवहन, जल, समतल भूमि होने के कारण कल कारखाने भी बन रहे हैं, जिससे जनसंख्या काफ़ी बढ़ गई है। कारखानों के लिए खनिजों की उपलब्धता पठारों से
है, इसलिए पठारों का दोहन हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, मैदान में ही अधिक लोग क्यों बसते हैं? तो आंसर हो जाएगा, मैदान में भूमि समतल होती है। मैदान की भूमि ना अधिक ऊंची और ना ही अधिक नीची होती है, जिससे लोग कृषि कार्य बहुत ही आसानी से करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में जीवन के लिए सभी सुख सुविधा उपलब्ध है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से मिल जाती है। मैदानी क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं सब सुविधाओं के कारण मैदान में ही अधिक लोग बसते हैं। तो अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? सभी के नाम लिखें। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पहला वलीद पर्वत, दूसरा बृहस्पति पर्वत, तीसरा ज्वालामुखी पर्वत। तो आज हमारा चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।